देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। अब वेल्डिंग मशीन की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की वेल्डिंग मशीन्स होती हैं। एक होती है कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग मशीन और एक होती है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप वेल्डिंग मशीन, ठीक है। आपको पता है हम क्या ले रहे हैं, हम पावर सोर्स से पावर ले रहे हैं। अब पावर सोर्स का जो पावर होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। तो ये पावर जो है ये डिपेंड कर रहा है। अब मेरे जो ये इलेक्ट्रोड है मेरा और ये वर्क पीस है, इस इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में क्या है, एक यहाँ से यहाँ तक एक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे क्या हो रहा है करंट फ्लो कर रहा है, और बीच में क्या है कुछ रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है एक वोल्टेज का डिफरेंस, और यहाँ से क्या कर रहा है एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। तो हमारी दो टाइप की मशीन होती है, एक होती है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप और एक होती है कांस्टेंट पावर टाइप। देखो अगर मेरी कांस्टेंट है, ठीक है, पावर अगर मेरी कांस्टेंट है तो यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करने पे करंट में चेंजेस आएंगे, है कि नहीं। वोल्टेज को चेंज करूंगा तो करंट में चेंजेस आएंगे, और करंट को चेंज करूंगा तो वोल्टेज में चेंज आएगा। अब यहाँ पे मुझे करंट चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो मेल्टिंग हो रही है वो मेल्टिंग किसकी वजह से हो रही है, मेल्टिंग हो रही है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आके हिट कर रहे हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे करंट चाहिए। करंट में अगर वेरिएशन होगा, वोल्टेज में वेरिएशन होता है तो करंट में वेरिएशन होगा, तो करंट में वेरिएशन होगा तो जो हमारे यहाँ पे जो एनर्जी में मिलने वाली है वर्क पीस पे, उसमें क्या आएंगे वेरिएशंस आएंगे, और हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो हमारे देखो दो टाइप की मशीन्स हैं, एक है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप मशीन, ठीक है। जो ये कांस्टेंट वोल्टेज टाइप मशीन है, इस मशीन में क्या होता है कि अगर मेरा वोल्टेज में जरा सा भी फ्लक्चुएशन आया, चेंज डेल्टा, यहाँ पे अगर वोल्टेज में देखो, ये मेरा पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है, ये इसको हम पावर सोर्स क्या बोलते हैं, पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे जरा सा भी चेंज आता है, किसमें, जरा सा भी चेंज यहाँ पे वोल्टेज में आता है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट क्या है, बड़ा है। देखो ये जो चेंज है ये इस वाले चेंज से बड़ा है ना, ये चेंज छोटा है और ये चेंज क्या है, बड़ा है। ये चेंज छोटा है और ये चेंज क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट है वो आपका, अगर 2 यूनिट का चेंज यहाँ आया तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। तो 2 यूनिट का चेंज यहाँ आया तो यहाँ 4 हो गया, या 5 हो गया, 6 यूनिट का चेंज आ गया। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले चेंज में अगर वोल्टेज जरा सा भी फ्लक्चुएट कर रहा है तो करंट हमारी क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा करंट में क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारी वेल्डिंग हो रही है उस वेल्डिंग में भी क्या होंगे, हमारे उस वेल्ड की क्वालिटी में क्या आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, है कि नहीं। क्योंकि जो एनर्जी वहाँ पे जितनी चाहिए होगी वो एनर्जी फिर हमें वहाँ पे उतनी नहीं मिलने वाली है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं किसको, ऑटोमेटिक, इसको हम ऑटोमेटिक करने की प्रेफर करते हैं। जब हमारी ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है, जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स में क्या है, मशीन को पता है कि यार कितना लेंथ रखना है, मशीन एक कांस्टेंट फीड रेट क्या कर सकती है, रख सकती है मेंटेन। वहीं ह्यूमंस जो हैं, हम एक कांस्टेंट फीड रेट को मेंटेन नहीं कर सकते। मैं अपने हाथ से वेल्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे करता रहूँगा तो डेफिनेटली मैं कांस्टेंट रेट से इसको फीड नहीं कर सकता हूँ सॉरी। ये जो स्पीड है, इस स्पीड को मैं कांस्टेंट नहीं रख सकता। मेरे हाथ की वजह से हमारे ह्यूमन एरर वहाँ पे आएंगे ही आएंगे, और फ्लक्चुएशन वहाँ पे आएंगे आएंगे। लेकिन मशीन का अगर मैं यूज़ करूँ तो मशीन का फ़ायदा ही यही है कि मशीन बहुत सारे काम को क्या कर देती है, ईजी कर देती है। तो ऑटोमेटिक अगर मैं इसको कर दूँ तो ऑटोमेटिक वाले में क्या होगा, जरा सा भी चेंज होगा अगर वोल्टेज में तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, आर्क लेंथ को एडजस्ट कर देगा। क्योंकि आर्क लेंथ में थोड़ा सा भी चेंजेस हुए तो वहाँ पे वोल्टेज में चेंजेस आएंगे, वोल्टेज में चेंजेस आएंगे तो फिर करंट में चेंजेस आएंगे, और करंट में चेंजेस आएंगे तो फिर हमारी एनर्जी का क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फिर हमारा सही से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम, ये वाली जो मशीन होती है ये जनरली तब लिया जाता है जब हमारी जो हमारा वेल्डिंग टेक्निक हो वो कैसी हो, ऑटोमेटिक होने वाली है, ठीक है, उसमें होता है। अब दूसरी मशीन आती है हमारी कांस्टेंट करंट टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें ये मैंने पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक बना रखा है। इसमें वोल्टेज में थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होने पे करंट में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता। देखो ये V1 से ये V2 गया तो V1 वाले टाइम पे करंट इतनी थी, ये वाली करंट थी,
I1 थी और V2 वाले टाइम पे करंट कितनी हो गई, I2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं आया है। यहाँ पे क्या चेंज आया है, यहाँ पे कम चेंज यहाँ पे देखने को हमें मिला है। तो ये हम कर सकते हैं क्या, मैनुअली। मैनुअल के केस में जब हम मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हों तो उस केस में हम इस वाले मशीन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज करंट के बीच में ग्राफ बनाया है। इसको हम बोलते हैं कि लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम, या फिर लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आ रखा है, लीनियर आ रखा है, ठीक है। मतलब इतने वोल्टेज के लिए करंट हमारा कुछ ये रहने वाला है, इतने वोल्टेज के लिए करंट हमारा कुछ ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफी। इसमें देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है। पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, ओसीवी लिखा हुआ है यहाँ पे। इस ओसीवी का नाम होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका नाम क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ये है कि जब मैंने ये वाली कंडीशन है, ये मेरा वर्कपीस है और ये मेरा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। ये मेरा वर्कपीस है और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड। अभी वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में कोई भी यहाँ पे आर्क जनरेट नहीं हो रखी है। मैंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोड को क्या कर रखा है, वर्कपीस से दूर किया हुआ है। ये दोनों क्या है, जो हमारा जो ये सर्किट था ना, जो मैंने सर्किट बनाया था, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। जो ये सर्किट है, ये सर्किट अभी क्या नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, देखो पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब यहाँ पे क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। वोल्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया ना। वहाँ पे हमें एक पोटेंशियल मिल रहा है, कोई कुछ चीज वहाँ पे हम कुछ फ्लो होने वाला है, वहाँ पे फ्लो होने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे मैंने क्या करा, वाटर को यहाँ ऊपर कर दिया, इतना ऊपर रख दिया, अब इसके बाद हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसके अंदर अब फ्लो होने की कैपेसिटी, टेंडेंसी इसको क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है इसके पास, तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ कुछ भी अगर फ्लो कर जाता है तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो फिर वो पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। तो ये वो कंडीशन है जिसमें यहाँ पे नो करंट की कंडीशन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। तो जिस टाइम पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, उस टाइम पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पे देख लो, ये आई वाली जो एक्सिस है, ये आई वाली एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसकी वैल्यू लगभग होती है 80 वोल्ट्स के आसपास। इसकी वैल्यू लगभग 80 वोल्ट्स के आसपास होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या किया कि जो ये इलेक्ट्रोड था, अब आपने इस इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, इस वर्कपीस पे टच करा दिया। अब जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोड को इस वर्कपीस पे टच कराया, वैसे ही एकदम से यहाँ पे जो ये पोटेंशियल का डिफरेंस था, ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि साथ जो करंट यहाँ पे था, वो करंट पूरा का पूरा इस मटेरियल में फ्लो करने लग गया। अबे समझे बात को, क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पे गैप था तो पोटेंशियल का डिफरेंस था। जैसे ही आपने क्या किया, इस जो इलेक्ट्रोड को आपने इस वर्कपीस पे टच कराया, तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बना था, यहाँ पे पॉजिटिव था। तो यहाँ पे क्या करने लगे, एकदम से एक करंट यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट में फ्लो करने लग गया। अब करंट अगर फ्लो करने लग गया तो पूरा का पूरा वहां पे फिर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्या करा, उसको शॉर्ट सर्किट करा। आपने क्या किया, सर्किट को शॉर्ट कर दिया, सर्किट को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट होता है ना, तार शॉर्ट हो गई, मतलब तार आपस में टच हो गई तो वो शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे टच कराया, वैसे ही हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और उस केस में जो करंट फ्लो कर रही होगी, वो करंट क्या होगी, वो करंट मैक्सिमम करंट होगी, और उस करंट को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट SCC, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इसको हम ISC से भी दिखाते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट।
तो ये शॉर्ट सर्किट करंट के केस पे हमारा क्या है, यहाँ से हमारा ओ सी वी यहाँ पे कितना है 0, मतलब कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आप लोग क्या करते हो, जैसे यहाँ पे करंट स्टैब्लिश हो गई फ्लो करना, फिर आप इस इलेक्ट्रोड को हल्का सा क्या कर देते हो, ऊपर उठा देते हो, और वहां पे क्या जनरेट हो जाती है, आर्क वहां पे जनरेट हो जाती है। समझ में आई बात। अब जो ये यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व में आप ज्योमेट्री से आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो क्या, ये चीज जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, v अपॉन वी ओ प्लस आई अपॉन आई एस सी इज इक्वल टू 1। ये v क्या है, वोल्टेज, कहीं पे भी माना ये है मेरी कोई v और i करके, ये i इधर है ना, ये मेरे i और v करके यहाँ पे कहीं पे मेरा पावर सोर्स इस पॉइंट पे है, मतलब मेरा करंट इतना फ्लो कर रहा है सिस्टम में और वोल्टेज इतना है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, ये वाला। मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती थी, ये वाली। हम कहीं यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं इस i और v पे, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप सिंपल मैथमेटिक्स से इस चीज को निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन फालतू में क्या टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स से हम निकाल सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कि v अपॉन वी ओ प्लस आई अपॉन आई एस सी इक्वल टू 1। ये v क्या है, कोई भी वोल्टेज जहाँ पे हमारा सिस्टम इस टाइम पे काम कर रहा है, वी ओ क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, आई क्या है यहाँ की करंट, और आई एस सी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या रखना है आपको याद रखना है, ये लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक के केस में ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस पे वो क्या कर देगा, वो बोल देगा कि यार वी ओ की वैल्यू इतनी है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू इतनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू इतनी है, और अगर मैं इतना करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है, माना इसकी वैल्यू 100 दे दी और इसकी वैल्यू 200 दे दी, और उसने बोल दिया कि अगर मेरे सिस्टम में इतनी करंट फ्लो हो रही है, 150 एम्पियर एम्प्स की करंट फ्लो कर रही है, तो उस कंडीशन में बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड वर्कपीस के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, तो आप वो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, है कि नहीं, इस इक्वेशन से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा वेल्डिंग मशीन्स के बारे में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है एक टर्म हमारा ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल एक छोटा सा वर्ड है, ये ड्यूटी साइकिल के पेपर में आपको पूछा गया भी है पहले, और पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, एक क्या बोलते हैं, इट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द आर्क इज ऑन विदाउट ओवर हीटिंग द एलिमेंट्स इन द वेल्डिंग मशीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वेल्डिंग को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, वेल्डिंग मशीन को हमने ऑन कर दिया, आर्क हमारी क्या हो गई, ऑन हो गई। लेकिन क्या हम हर वक्त वेल्डिंग कर रहे होते हैं, नहीं ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा वर्क पीस था, ये इस तरीके के मेरे वर्क पीस थे, ये मेरे क्या थे, वर्क पीस थे, ये मेरे एक वर्क पीस, दो वर्क पीस, तीन वर्क पीस, चार वर्क पीस। मैं क्या कर रहा हूँ, वेल्डिंग इन दोनों के आपस में कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाली यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, फिर मैं इन दोनों के आपस में कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वेल्डिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड वेल्डिंग मशीन को यहाँ से मैं वेल्डिंग करते 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 आया, आर्क ऑन है, आर्क ऑन है। फिर जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से मैं इधर चला, अब वो जहाँ से मैं इधर चला, मेरी वेल्डिंग मशीन तो ऑन थी, आर्क मेरी ऑन थी, लेकिन वेल्डिंग मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये करना स्टार्ट किया, ये करना स्टार्ट किया, ये करना स्टार्ट किया यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इधर चला, इधर चलने तक आर्क मेरी ऑन थी, फिर वेल्डिंग मशीन यह करते 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 यहाँ गया। तो इन बिटवीन हमारा कुछ आइडल टाइम भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, कुछ आइडल टाइम भी आ रहा है, बीच बीच में हमारा क्या आ रहा है, कुछ मतलब जितनी देर हमारी मशीन क्या रहेगी, ऑन रहेगी, वेल्डिंग मशीन हमारी क्या रहने वाली, ऑन रहने वाली है, लेकिन बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लगातार वेल्डिंग करते जाएंगे, लगातार हम वेल्डिंग करते जा रहे हैं, तो हमारे जो वेल्डिंग के जो मशीन्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका ओवर हीटिंग का क्या रहता है, खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं उनकी क्या होती है, ओवर हीटिंग का क्या रहता है, उनका चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर वेल्डिंग करते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर थोड़ी देर वेल्डिंग करते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये ड्यूटी साइकिल ये है कि टोटल टाइम जितना हमने वेल्ड करने में लिया, माना 1 घंटे टोटल वेल्डिंग, आप बैठे मशीन में, आपने 1 घंटे तक टोटल वेल्डिंग करा, उस 1 घंटे के दौरान कितनी देर हमारी आर्क जो है वो ऑन रही, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का मतलब आर्क ऑन टाइम डिवाइड बाय आर्क ऑन टाइम प्लस आइडल टाइम, ठीक है, आर्क ऑन टाइम प्लस आइडल टाइम। जैसे बीच बीच में क्या हो जाता है कि आपने क्या कर दिया, वेल्डिंग कर रहे थे, आप वर्क पीस वेल्ड हो गया, मशीन आपकी ऑन है, फिर आपने क्या किया, आप दूसरा वर्क पीस लेके आए, फिर वहाँ पे लगाया, उसको सेटअप करा, तो उसको सेटअप करने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो ये फिर वहाँ पे ये चीज़ आपको, ये ड्यूटी साइकिल एक टर्म आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स नाम आपने सुना होगा काफ़ी, है ना, फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहली बात कि फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स सिंपली क्या होता है कि एक केमिकल होता है, क्या होता है, एक केमिकल की लेयर होती है हमारे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। जनरली जो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करते हैं एक केमिकल की लेयर। अब वो केमिकल क्या होता है, वो कोई वो कुछ भी हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, वो कोई नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि फ्लक्स जो होता है वो एक केमिकल की क्या होती है, लेयर होती है। अभी वो केमिकल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब फ्लक्स मटेरियल्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन सा फ्लक्स मटेरियल किस केस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कि इस फ्लक्स मटेरियल का ये काम रहेगा, अगर हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए तो हम ये वाला फ्लक्स मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे फ्लक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लक्स को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया हमने यहाँ पे कि फ्लक्स क्या है, केमिकल की लेयर है जिसके कि कोई एक फंक्शन नहीं है, जिसके बहुत सारे फंक्शन हैं। क्या, एक फंक्शन नहीं है ना, एक फंक्शन हो जाता तो फिर एक लाइन की डेफिनेशन बना देते, लेकिन कि इसका कोई एक फंक्शन नहीं है, इसके क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन है, इसके क्या है, बहुत सारे फंक्शन हैं। तो जो नंबर ऑफ फंक्शन हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये लिखी हुई है कि फ्लक्स कोटिंग एक्ट्स एज अ डीऑक्सीडाइजर। अब देखो होता क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हमारे यहाँ पे वेल्डिंग में बेसिकली हमारी आर्क जनरेट हो रही है। आर्क की वजह से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड भी हीट जनरेट हो गया, और हमारा जो बेस मेटल है उससे भी क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का, इलेक्ट्रोड का भी और हमारा जो बेस मेटल है जिसकी हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसका भी जो है वो ऑक्सीडेशन होने का, क्योंकि बाहर अगर खुले एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है ना, तो वहाँ पे ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होने का, ऑक्सीडेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो फ्लक्स की कोटिंग होती है ना, ये फ्लक्स जो मटेरियल होता है ये बेसिकली लाइटर मटेरियल होता है। जैसे ही आपने वेल्डिंग ऑन करी, फ्लक्स पिघला। अब देखो देखो होता क्या है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। आई होप सबको दिख रहा होगा। इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आपने क्या कर दिया, ऐसे, ये दिख रहा है, वेल्ड कर रहा हूं मैं इसके दोनों तरफ, ये मैंने क्या कर दिया, फ्लक्स की कोटिंग कर दी। अब जब ये इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा तो इलेक्ट्रोड के साथ साथ फ्लक्स का मटेरियल भी मेल्ट करेगा ना। अब जो फ्लक्स का मटेरियल मेल्ट होके, फ्लक्स का मटेरियल मेल्ट होके कहाँ जाता है, वेल्ड पूल में गिरता है, और वेल्ड पूल में गिरने के बाद ये लाइटर होने की वजह से, बॉयंसी की वजह से ये क्या आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। ये चीज सरफेस पे है। अब सरफेस पे ये आ जाता है तो ये पूरे के पूरे क्या कर देता है, वेल्ड पूल को कवर कर देता है। तो वेल्ड पूल को अगर ये कवर कर देगा तो फिर वेल्ड पूल का एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ जो कांटेक्ट है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो वहां पे ऑक्सीडेशन होने का खतरा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये क्या है, हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, मटेरियल का वेस्ट होना है कि नहीं। तो ये एक काम तो ये करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इट मिनिमाइजेस हीट ट्रांसफर लॉसेस, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, वेल्डिंग करके मैंने एनर्जी दी, एनर्जी दी के मेटल मेल्ट हो गया। अब मेल्ट होने पे क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल से जो वहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती, मैंने अगर उतनी हीट वहाँ पे दी तो फ्लक्स अगर वहाँ पे नहीं है, फ्लक्स की कोटिंग जो होती है वो किसका काम करता है, वो एक तरीके से इंसुलेटर का काम भी करता है। वो हीट को बाहर नहीं जाने देता इजीली, है ना। यहाँ पे वेल्डिंग हो रही थी इस पोर्शन में, तो यहाँ पे ये फ्लक्स की कोटिंग कुछ इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पे अगर हीट, अगर ये यहाँ पे ये नहीं बनेगा तो यहाँ से हीट ट्रांसफर लॉसेस बहुत इजीली होंगे ना। मटेरियल में भी हीट ट्रांसफर होगा और एटमॉस्फेयर में भी हीट ट्रांसफर होगा। तो ये हीट ट्रांसफर होने से फिर यहाँ पे जो हीट मिलनी चाहिए वो हीट उतनी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर लॉसेस फिर क्या कर जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उन हीट ट्रांसफर लॉसेस को भी क्या करता है, ये फ्लक्स क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे फायदे की बात हो गई, एक फायदे की बात रही ये, एक फायदे की बात रही ये, ठीक है। अगला, इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेटल। अब फ्लूइडिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्लूइडिटी क्या होती है। फ्लूइडिटी होती है मेटल की फ्लो करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मेटल की फ्लो करने की एबिलिटी को बोलते हैं हम क्या, फ्लूइडिटी।
तो ये फ्लक्स क्या करता है कि ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। मतलब कि आपने जो यहाँ पे ये वेल्ड पूल बना रखा है, जो ये वेल्ड पूल बना रखा है, ये वेल्ड पूल के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे फ्लक्स की क्या आ गई, एक जो स्लैग बनता है ना, फ्लक्स का स्लैग बनता है यहाँ पे। देखो अभी तो ये क्या है, अभी तो ये इसके ऊपर आपने लगा रखा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा रखा है, तब तक हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये मेल्ट करके यहाँ आ जाएगा तो ये क्या कर देता है, एक स्लैग बना देता है। स्लैग का मतलब होता है ना, स्लैग, कोई भी चीज़ मतलब खराब हो गया क्या वो स्लैग बन जाता है, वो एक सोल्यूशन टाइप का बन जाता है, ठीक है, गल के क्या बन गया, वो स्लैग बन गया। अब जो ये स्लैग है ये पूरे का पूरा क्या कर देता है, इसके ऊपर इस तरीके से एक लेयर बना देता है। और लेयर बनाने के बाद ये इसको ना, माना माना ये इधर फ्लो करना चाह रहा है, इधर फ्लो करना चाह रहा है, लेकिन फ्लो करने से ये इसको रोक देगा। जैसे सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन में क्या होती है, जैसे ये ड्रॉप है तो ये ड्रॉप यहाँ पे इस तरीके से लेटी हुई है, तो ये कहीं इधर उधर फ्लो नहीं कर रहा है पानी, सरफेस टेंशन की वजह से ये स्फेरिकल शेप बनी हुई है इसकी, तो वो उसके अंदर ही सिमट के रह गया है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जो स्लैग की जो लेयर बन जाती है, स्लैग की लेयर इस फ्लूइड को इधर उधर कहीं जाने नहीं देती, इसके अंदर ही रहता है ये मटेरियल। तो ये क्या कर देता है, उसकी फ्लूइडिटी को भी क्या करता है, कंट्रोल में लेके आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे फायदे की बात हुई। अगला काम क्या होगा भाई इसका, अगला काम होता है इट इज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क बाय रिड्यूसिंग आर्क ब्लो, बाय रिड्यूसिंग आर्क ब्लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ आर्क को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये आर्क की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब ये आर्क की जो स्टेबिलिटी है ये कैसे इसको इंक्रीज कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो ये आर्क ब्लो का जो ये फिनोमिना होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये थी हमारी दो प्लेट्स, किस तरीके से बनाया जाए, देखो ये हमारी दो प्लेट्स हैं जिनको मुझे वेल्ड करना है, ठीक है। अब मुझे वेल्ड करना है यहाँ से यहाँ, ये वाले पोर्शन में मुझे क्या करना है, वेल्डिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पोर्शन में वेल्डिंग करूंगा तो मैं अपनी वेल्डिंग अपने मैं क्या लेके आऊंगा, वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होगी, इलेक्ट्रोड को मैं इस कोने से स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं ये वाले कोने से जैसे मैं वेल्डिंग करना स्टार्ट करता हूं तो मेरी जो आर्क होती है, वो जो आर्क ना इस कोने पे कभी नहीं पड़ती, वो आर्क इस कोने पे भी नहीं पड़ती कभी, और वो इस आर्क इस कोने पे भी नहीं पड़ती कभी, वो आर्क पड़ेगी कोने से इतना दूर, यहाँ वो आर्क पड़ेगी कोने से इतना दूर कहीं यहाँ। मतलब मैं चाहता हूं कि आर्क मेरी यहाँ गिरे इस कोने से, क्योंकि मुझे अपनी वेल्डिंग स्टार्ट करनी है। अब वेल्डिंग स्टार्ट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आर्क यहाँ इस कोने से गिरना स्टार्ट करे, इस कोने से आर्क चलना स्टार्ट करे और इस कोने तक आए। लेकिन जो वो आर्क होती है वो कभी भी इन कॉर्नर्स पे नहीं पड़ती, वो आर्क जो होती है वो मेटल की तरफ अंदर को पड़ती है। देखो जैसे कैसे, अब यहाँ पे इस वाले कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो इस वाले कॉर्नर पे मैं चाहता हूं कि जो मेरी आर्क अगर पड़े तो वो आर्क मेरी यहाँ पे आके गिरे लास्ट में ना, क्योंकि मुझे कॉर्नर्स भी तो जोड़ने हैं, यहाँ पे आके गिरे ये आर्क। लेकिन ये आर्क कभी इस कोने पे नहीं पड़ेगी, ये आर्क हमेशा इस कोने से मेटल की तरफ को अंदर पड़ेगी, थोड़ा अंदर पड़ेगी। तो मेरे ये कोने कभी क्या नहीं हो पाते, ये कोने मेरे वेल्ड नहीं हो पाते कभी, यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी, ये कोने मेरे वेल्ड नहीं हो पाते। अब इसका रीजन क्या है कि जब करंट फ्लो करती है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो जो चार्ज मूव करता है, तो चार्ज मूव करने के साथ वहां पे क्या होता है, एक चार्ज का मूव होने के साथ वहां पे क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट पे आता है, देखो ये मैं आपको प्लेट से दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है, अब मैं क्या ऐसे करके दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ से आ रहा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो इस तरीके से यहाँ पे चलती हुई आ रही थी, तो नेट फोर्स कहीं नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये आर्क आप इस मेटल पे टच कराओगे
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कहाँ कंसंट्रेट होने लग जाती हैं, वो मेटल्स की तरफ, वो इस मेटल सरफेस की तरफ क्या होने लग जाती हैं, कंसंट्रेट होने लग जाती हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इस एक साइड पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, और एक नेट फोर्स कहाँ की तरफ प्रोड्यूस होता है, फिर इधर की तरफ। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, इधर कम रहेंगी एयर में, और ये मेटल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इधर पे एक आर्क पे एक नेट फोर्स लगता है इधर की तरफ, यहाँ पे आर्क पे नेट फोर्स इधर की तरफ, यहाँ पे आर्क पे नेट फोर्स इधर की तरफ। तो ये आर्क जो होती है ये क्या हो जाती है, ये कॉर्नर्स पे नहीं पड़ती, ये क्या हो जाती है, अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और इसी फिनों को हम क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो। ठीक है, तो जो ये फ्लक्स होता है ना, ये इस आर्क ब्लो को भी क्या करता है, थोड़ा मिनिमाइज करता है। ये आर्क ब्लो को भी क्या करता है, ये आर्क ब्लो को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो आर्क ब्लो को रिड्यूस करेगा तो जो हमारी स्टेबिलिटी है आर्क की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी आर्क की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, शुरुआत पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एंड पे मैंने क्या लगा दिया, एक इस तरीके से मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लगा दिए। यहाँ पे भी मेटालिक ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे भी मेटालिक ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब ये क्या होगा, अब ये कुछ चक्कर नहीं आएगा, तो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, तो फिर क्या नेट फोर्स नहीं जनरेट होने वाला यहाँ पे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से इस फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, आर्क ब्लो। तो जो ये हमारा फ्लक्स होता है, ये इस आर्क ब्लो को भी क्या करता है, हमारा यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला, ये भी हमारे फायदे की बात। अगला ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो जो फ्लक्स का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। किससे, हमारे जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल होता है, अगर ये कंज्यूमेबल है तो। क्यों, क्योंकि देखो जब ये मेल्ट करेगा, जब हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा, ये मेरा इलेक्ट्रोड था, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या था, फ्लक्स की कोटिंग थी। इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा, तो अगर इस फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रोड से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोड ज्यादा मेल्ट कर जाएगा ना, और यहाँ पे शेप कैसी बन जाएगी, इसके मुंह की शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। ये फ्लक्स बाद में मेल्ट करेगा, इलेक्ट्रोड पहले मेल्ट करेगा। तो यहाँ पे अंदर ना ऐसे ये कॉन्केव शेप यहाँ पे बन जाएगी, अंदर को कॉन्केव शेप बन जाएगी। अब जो कॉन्केव शेप बनेगी, तो उस कॉन्केव शेप की वजह से हमारा यहाँ पे जो ये आर्क होगी ना, ये ऐसे कंसंट्रेटेड आर्क बनेगी। समझ रहे हो, अगर ये ऐसा होता, प्लेन ये ऐसा होता, तो यहाँ पे जो आर्क होती, वो आर्क कभी इधर गिरती, कभी इधर गिरती, कभी ऐसा होता, कभी ऐसा होता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कॉन्केव शेप बन गई, तो ये आर्क क्या होगी, किसी एक पॉइंट पे आप इसको क्या कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। तो ये मटेरियल हमारा ये वाला काम भी करता है, तो ये भी हमारे फायदे की बात होगी। तो जो ये फ्लक्स कोटिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमने फ्लक्स कोटिंग के बारे में डिस्कस किया कि कोटिंग क्या होती है, इसके क्यों क्या यूजेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं इसके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्लक्स कोटिंग के मटेरियल कौन कौन से हैं, और थोड़ा इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फिर से देखो मटेरियल देखेंगे, क्योंकि वो भी पेपर में आते हैं कि इस फ्लक्स कोटिंग के से क्या होता है, इसके से क्या होता है। तो मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके लिमिटेशंस। समझ में आई बात।